Wishing a very good morning to all the participants of this webinar. And on behalf of DTRTI Lucknow, we are doing daily webinars on topics relating to income tax, bookkeeping and accountancy, allied laws, which are of relevance to the Income Tax Act, and other topics also, which are relevant to the work being done by an income tax employee in this department. Today we are doing Income Tax Certificate Proceeding Rules 1962, and we are at rule number 26 of those rules. So for the sake of a little repetition, we will start with a little revision, a little back. We go a little back from rule number 23, so that if you have missed out any rule of part 4, that may get covered. इनकम टैक्स सर्टिफिकेट प्रोसीडिंग रूल्स के रूल 23 से शुरुआत करेंगे और ये आता है पार्ट 4 में इन रूल्स के। पार्ट 4 की शुरुआत यहाँ से होती है और इनमें कहा गया है कि ये जो टॉपिक है, इसका सब्जेक्ट वो है मेंटेनेंस एंड कस्टडी वाइल अंडर अटैचमेंट ऑफ द लाइफ स्टॉक और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। जब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या लाइफ स्टॉक अंडर अटैचमेंट होता है, यानी उसको अटैच कर लिया गया है, तो उसकी मेंटेनेंस और कस्टडी किस प्रकार से की जाएगी। फीस फॉर सच मेंटेनेंस एंड कस्टडी, ऐसे मेंटेनेंस और कस्टडी के लिए फीस क्या होगी, और उसके बाद सेल देयर ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ द सेल प्रोसीड्स। उसके बाद उस मूवेबल प्रॉपर्टी या मवेशियों का, लाइफ स्टॉक मवेशियों को कहते हैं, उनका जो सेल किया जाएगा और जो सेल करके जो सेल प्रोसीड्स आती हैं, सेल करके जो राशि आती है, जिसको सेल प्रोसीड्स भी बोलते हैं, प्रोसीड्स, कंसिडरेशन, ये सारे शब्द मनी, सम ऐसे यूज किए जाते हैं। कंसिडरेशन वो है जो किसी चीज़ के एवज में दिया जाए। प्रोसीड वो है जो एक प्रक्रिया के आगे का प्रोसेस है, यानी जब सेल किया तो उसके आगे जो प्रोसीड्स प्राप्त होते हैं, यानी कि जो सेल की घटना के बाद के प्रोसीड का मतलब है जो पैसा प्राप्त होता है। सम भी वही है, टोटल ऑफ द राशि जो भी आपको मिलती है। तो ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी कोई पैसे के लेन देन की बात होती है। रूल 23 कहता है कि द रूल्स इन दिस पार्ट रिलेट टू मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अटैच्ड बाय एक्चुअल सीजर अंडर द सेकंड शेड्यूल। ये रूल्स, इस पार्ट में जो रूल्स हैं वो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है और जिसका एक्चुअल सीजर होता है। डीम्ड सीजर की बात नहीं कर रहे हैं, जिसका एक्चुअल सीजर होता है सेकेंड शेड्यूल के तहत। तो ये रूल्स उस मूवेबल प्रॉपर्टी को के बारे में हैं। 24 में आते हैं। रूल 24 कहता है कस्टडी एट द प्लेस ऑफ अटैचमेंट। 24(1) where the property attached is of such a nature that its removal from the place of attachment is impracticable। जब जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो इस प्रकार की प्रकृति की है कि उसका हटाया जाना, इट्स रिमूवल, अटैचमेंट की जगह से हटाया जाना इम्प्रैक्टिकेबल है, या उसका जो और इट्स रिमूवल इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, या उसके रिमूवल में शामिल है ऐसा खर्चा जो उस प्रॉपर्टी के मूल्य से अनुपात में काफी ज्यादा है। The attaching officer shall, subject to any directions which the TRO may issue in his behalf,
ऐसे कंडीशन में जहाँ पर प्रॉपर्टी जो अटैच की जा रही है वो हटाई नहीं जा सकती, उसका ऐसा प्रकृति है, या उसके हटाने से खर्चा बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, तो जो अटैचिंग ऑफिसर हैं वो सब्जेक्ट टू डायरेक्शंस जो कि टीआरओ इशू करें उनको, वो अरेंज करेंगे प्रॉपर मेंटेनेंस और कस्टडी के विषय में उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की प्लेस पर ही, क्योंकि प्रॉपर्टी हटाई नहीं जा सकती, तो जिस जगह पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पर उसके प्रॉपर मेंटेनेंस और कस्टडी का इंतज़ाम कौन करेगा? वो जो अटैचिंग ऑफिसर है जिनको अधिकृत किया गया टीआरओ के द्वारा। लेकिन ये जो इंतज़ाम किया जाएगा ये टीआरओ के डायरेक्शंस के अधीन होगा, यानी टीआरओ ने अगर कोई डायरेक्शंस दिए इस विषय में तो उसके अधीन ये होगा। The attaching officer shall forthwith send a report of having done so to the tax recovery officer. और मेंटेनेंस और कस्टडी का इंतजाम करने के बाद ऐसा करने के की रिपोर्ट ऑफ हैविंग डन सो, यानी ऐसे करने की जो रिपोर्ट है, यानी मेंटेनेंस और कस्टडी का इंतजाम करने की जो रिपोर्ट है वो अटैचिंग ऑफिसर फोर्थविथ टीआरओ को भेजेंगे। जैसे ही वो इंतजाम कर लेंगे तुरंत वो रिपोर्ट भेजेंगे। ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द अटैचिंग ऑफिसर अंडर सब रूल 1 24(2) में कहा गया है कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर को जब प्राप्त होती है रिपोर्ट अटैचिंग ऑफिसर से, तो जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर हैं वो या तो ऑर्डर कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी को रिमूव किया जाए, may either order the removal of the property to a place which he shall specify, ऐसी जगह पे जो वो स्पेसिफाई करें। अब टीआरओ के पास ये डिस्क्रिशन है, टीआरओ डिसाइड कर सकते हैं कि जहां पर वो प्रॉपर्टी है वहीं पर उसके मेंटेनेंस और कस्टडी का इंतजाम तो कर दिया गया है, लेकिन अगर फिर भी टीआरओ चाहें कि उसको हटाया जाए वहां से, तो टीआरओ ये ऑर्डर कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी का रिमूवल किया जाए एक ऐसी जगह पे जो उसको वो स्पेसिफाई करते हैं, और या फिर टीआरओ ये कर सकते हैं कि मेंटेनेंस एंड कस्टडी का ऑर्डर कर दें, सैंक्शन इट्स मेंटेनेंस एंड कस्टडी एट द प्लेस ऑफ अटैचमेंट अंडर सच कंडीशंस एज ही मे थिंक फिट। रिपोर्ट आने के बाद, रिपोर्ट किस बात की आ रही है कि मैंने अरेंजमेंट कर दिया है प्रॉपर मेंटेनेंस और कस्टडी का, लेकिन टीआरओ के हाथ में ये पावर है ये डिसाइड करने का कि उस प्रॉपर्टी को वहीं पर अटैच किया जाए जहां पे वो है, या उसको वहां से हटा लिया जाए। तो या तो टीआरओ ये ऑर्डर करेंगे कि वहां से उसको हटा लिया जाए, ये रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद करेंगे, और उसके अलावा वो ये भी कर सकते हैं अगर वो चाहें कि उसका मेंटेनेंस एंड कस्टडी प्लेस ऑफ अटैचमेंट पे ही हो जाए, इस बात का ऑर्डर कर दें, इसको सैंक्शन कर दें, अलाउ कर दें, और उसमें जो भी चाहे वो कंडीशंस लगा सकते हैं जो वो फिट समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टीआरओ को बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। रूल 25 कहता है रिमूवल एंड कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी इन अदर केसेस। अदर केसेस कौन से हैं जहां वो हटाई जा सकती है? अभी तक का केस ये था जहां वो उसकी प्रकृति ऐसी है कि हटाई नहीं जा सकती। 25 में कहा जा रहा है कि जहां पर भी अटैच प्रॉपर्टी नहीं रखी गई है अटैचमेंट की जगह पे, मतलब उसको हटा लिया गया है, is not kept at the place of attachment, it shall be kept in the custody of an officer। उस केस में वो एक ऑफिसर की कस्टडी में रखी जाएगी। hereinafter in this part referred to as the custody officer, जिनको इस पार्ट में इसके बाद रेफर किया जाएगा, यानी उनका वर्णन किया जाएगा एज कस्टडी ऑफिसर। उनको कस्टडी ऑफिसर बुलाया जाएगा, सबऑर्डिनेट टू द टैक्स रिकवरी ऑफिसर, और वो जो कस्टडी ऑफिसर होंगे वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर के सबऑर्डिनेट होंगे, यानी उनके नीचे पद वाले होंगे, एंड ऑथराइज्ड बाय द टैक्स रिकवरी ऑफिसर फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पज से उनको ऑथराइज किया गया होगा टैक्स रिकवरी ऑफिसर के द्वारा। इस पर्पज से ऑथराइज किया गया होगा कस्टडी में रखने के लिए उस प्रॉपर्टी को। द कस्टडी
ऑफिसर मे रिमूव द प्रॉपर्टी टू द ऑफिस ऑफ द टैक्स रिकवरी ऑफिसर। और जिसको कस्टडी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है वो कस्टडी ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर सकते हैं और उसको भेज सकते हैं टैक्स रिकवरी ऑफिसर के ऑफिस पे कस्टडी के लिए, अपने खुद के सुपरविजन में, अंडर हिज ओन सुपरविजन, और विद द अप्रूवल ऑफ द टैक्स रिकवरी ऑफिसर मे मेक सच अरेंजमेंट्स एज मे बी कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फॉर इट्स सेफ कस्टडी। या तो उसको टैक्स रिकवरी ऑफिसर के ऑफिस में भेज सकते हैं वो अपने खुद के सुपरविजन में, यानी किसका सुपरविजन, कस्टडी ऑफिसर का सुपरविजन, या फिर टीआरओ के अप्रूवल से वो उसका ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं जो सुविधाजनक हो और सस्ता हो, जितना पैसा खर्च कर किया जाना चाहिए उतना ही खर्च हो, इकोनॉमिकल हो, फॉर आर्थिक दृष्टि से महंगा ना हो, उसकी सेफ कस्टडी के लिए विथ एनी अदर फिट पर्सन। तो इस तरह से वो किसी और फिट पर्सन के साथ भी उसकी कस्टडी अरेंज कर सकते हैं अंडर हिज ओन सुपरविजन, यानी कस्टडी ऑफिसर के सुपरविजन में, एंड टैक्स रिकवरी ऑफिसर में फिक्स द रिम्यूनरेशन टू बी अलाउड टू सच पर्सन। और टैक्स रिकवरी ऑफिसर फिक्स कर सकते हैं कि ऐसे फिट पर्सन को जिसके कस्टडी में वो दिया जा रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी को, उसको कितना रिम्यूनरेशन दिया जाएगा, इस बात को वो फिक्स कर सकते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 26 पर। और रूल नंबर 26 पे कहा जा रहा है प्रॉपर्टी में बी हैंडेड ओवर टू द डिफॉल्टर। अब मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की गई है, या तो उसको हटाया नहीं जा सकता था तो वहां पर 24 लग रहा है, 25 तब लग रहा है जब उसको हटाया जा सकता है, 26 कब लग रहा है, रूल 26 तब लगता है जब उसको वापस डिफॉल्टर को हैंड ओवर कर दिया जाता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 24 और 25। 24 या 25 में कुछ भी लिखा हो उसको नज़रअंदाज करते हुए जो अटैचिंग ऑफिसर हैं या जो कस्टडी ऑफिसर, अटैचिंग ऑफिसर जिसने अटैच किया है और कस्टडी ऑफिसर जिसके कस्टडी में उसको सुपुर्दगी में सुपुर्द किया गया है, मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द टैक्स रिकवरी ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर के प्रीवियस अप्रूवल से वो एंट्रस्ट कर सकते हैं उस अटैच प्रॉपर्टी को डिफॉल्टर को एंट्रस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको ट्रस्ट में दे सकते हैं, उसको ट्रस्ट करके उसको दे सकते हैं, उसको उसके जिम्मेदारी में दे सकते हैं, अपने सब राइट ऑफ अपने सुपरविजन के अधिकार के अधीन, हिज राइट ऑफ सुपरविजन, यानी कस्टडी ऑफिसर या अटैचिंग ऑफिसर का राइट ऑफ सुपरविजन रहेगा। लेकिन प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की जा सकती है प्रीवियस अप्रूवल से टीआरओ के उस डिफॉल्टर को ऑन इज एग्जीक्यूटिंग ए ड्यूली स्टैम्प बॉन्ड, अगर वो प्रक्रिया के अनुसार स्टैम्प किया हुए बॉन्ड को एग्जीक्यूट करता है, यानी बॉन्ड जो एक तरह का एक प्रॉमिस दे रहा है, एक बंधन में आ रहा है, वो जिसको कि डॉक्यूमेंट में बनाया जाता है, एक ड्यूली स्टैम्प बॉन्ड वो एग्जीक्यूट करेगा, उसको सुपुर्दनामा कहते हैं। इन फॉर्म नंबर ITCP 23, ये इस फॉर्म नंबर में करेगा, विच मे बी सो वैरिड, और जिस फॉर्म को इस प्रकार से बदला भी जा सकता है, एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस में रिक्वायर, जैसे हर केस के सर्कमस्टांसेस जरूरी करें। इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है, इसको अलाउ किया जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा बंधन में ना हो उस ITCP 23 के लैंग्वेज में, वो जहाँ भी जैसा ज़रूरी हो वो उसमें बदलाव कर लिया जाए। हालांकि मूलभूत बदलाव इसमें फॉर्म में नहीं किया जा सकता, बस ये है कि जैसे सर्कमस्टांसेस हैं, जितने मिनिमम बदलाव की आवश्यकता है वो उसमें किया जा सकता है। और इसके एक्सप्लेनेशन स्वरूप ये कहा जा रहा है कि where the TRO proceeds to recover any arrears due from the defaulter by attachment and sale of or by appointing a receiver
for the management of any movable or immovable property which is held by or stands in the name of any of the persons referred in 222(1) explanation. अगर टीआरओ एरियर को रिकवर करने के लिए प्रोसीड कर रहे हैं जो ड्यू है डिफॉल्टर से, या तो अटैचमेंट और सेल करके या फिर कोई रिसीवर अपॉइंट करके प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए, जो प्रॉपर्टी हेल्ड की जा रही है या नाम पे है ऐसे व्यक्तियों के जो 222(1) या के एक्सप्लेनेशन में लिखे हों। तो जैसा आपने देखा है ये 222(1) के एक्सप्लेनेशन में वो व्यक्ति लिखे हैं जो 64 में भी लिखे हैं, और जो जैसे व्यक्ति का माइनर चाइल्ड, व्यक्ति का स्पाउस, उसके सन का माइनर चाइल्ड, उसके सन का स्पाउस, और इस प्रकार से ऐसे लोग हैं जो उसके फैमिली के लोग हैं जिनके नाम पे कई बार प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र कर देते हैं कि रिकवरी ना हो, तो रिकवरी ना हो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उस केस में ये इंतज़ाम किया गया है कि ऐसी शरारत को कैसे रोका जाए, ऐसी मिसचिफ को कैसे रोका जाए, उसके लिए ये प्रावधान बनाए गए 222(1) के एक्सप्लेनेशन 64। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि जहाँ भी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि उन लोगों के नाम पे है, तो उसको अगर आपको टीआरओ को अटैच करना है, और जो डिफॉल्टर के मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में इसलिए शामिल की गई है क्योंकि एक्सप्लेनेशन कहता है कि इसको शामिल करिए, 222(1) का एक्सप्लेनेशन कहता है कि इसको शामिल करिए। तो जो रेफरेंस डिफॉल्टर के लिए किया जा रहा है इस रूल में, या और रूल्स 28 से 32 में भी जहाँ डिफॉल्टर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, 28 से 32 जो इसी आईटीसीपी के रूल्स हैं, या 39-40 में जब भी रेफरेंस किया जा रहा है डिफॉल्टर का, तो डिफॉल्टर से मतलब होगा उस व्यक्ति से जो कि जिसका नाम सर्टिफिकेट में तो नहीं है। वैसे डिफॉल्टर के लिए हम कहते हैं जिसका नाम सर्टिफिकेट पे लिखा हो, लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट में नाम नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन की वजह से उसका नाम डिफॉल्टर की उन प्रॉपर्टीज़ का डिफॉल्टर की मूवेबल प्रॉपर्टी में लिस्ट में आ गया है नाम। तो इसलिए जब भी हम कहेंगे डिफॉल्टर, तो यानी कि उस व्यक्ति का नाम भी शामिल हो जाएगा जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, या जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई थी बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के, उन कंडीशंस में जो कि 221(1) एक्सप्लेनेशन में दी हुई। तो ये एक्सप्लेनेशन के तौर पे कहा जा रहा है कि जब प्रॉपर्टी किसी और से रिकवर किया थी, क्योंकि प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर दी गई है रिकवरी से बचने के लिए, तो वहाँ पर भी वो भी डिफॉल्टर कहलाएगा। तो 26 के बाद आते हैं 27 पे। कस्टडी ऑफ द अटैच कैश सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। जो कैश अटैच किया गया है या जो सिक्योरिटीज अटैच की गई हैं उसकी कस्टडी कैसे की जाए। इफ द प्रॉपर्टी अटैच कंसिस्ट ऑफ कैश, government or other securities, bullion, jewelry, or other valuables, the attaching officer shall send them for safe custody. Attaching officer इन प्रॉपर्टियों को सेफ कस्टडी के लिए सबसे नज़दीकी गवर्नमेंट ट्रेजरी में भेज देगा, या रिजर्व बैंक की ब्रांच या स्टेट बैंक की ब्रांच में भेज देगा, या स्टेट बैंक के ऑथराइज सब्सिडरीज की ब्रांच में भेज देगा, या किसी भी ऑथराइज बैंक की ब्रांच में भेज देगा। जैसे कैश है तो वो ऑथराइज बैंक की ब्रांच में डिपॉजिट किया जा सकता है, और अगर कैश के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो कि जैसे सिक्योरिटीज, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूबल्स, तो ये सब गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा किए जा सकते हैं और करे जाने चाहिए, करना ही है उनको। शैल सेंड देम फॉर सेफ कस्टडी, तो कस्टडी के लिए वहाँ पे भेजा जाएगा इन प्रॉपर्टियों को। हम लोग कस्टडी की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस एंड कस्टडी। 28 में लिखा है कि क्लेम ऑफ एनी पर्सन अदर देन द डिफॉल्टर टू द प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट, when the property remains at the place where it is attached in the custody of the attaching officer। जब प्रॉपर्टी उसी जगह पे रहती है जहां उसको अटैच किया गया था और वो अटैचिंग ऑफिसर की कस्टडी में रहती है, एंड एनी पर्सन अदर देन द डिफॉल्टर क्लेम्स द सेम, और कोई दूसरा व्यक्ति जो डिफॉल्टर से दूसरा है, कोई व्यक्ति अगर उस पर दावा करता है उस प्रॉपर्टी पे या उसके किसी पार्ट पे, और एनी पार्ट देयर ऑफ,
तो ऑफिसर शैल nevertheless remain in possession, वो अटैचिंग ऑफिसर जो है वो कब्जे में बना रहेगा. nevertheless remain in possession इसको नजरअंदाज करते हुए वो क्लेम कर रहा है, वो कब्जे में बना रहेगा. and shall direct the claimant, और वो दावा करने वाले को ये डायरेक्शन देगा to prefer his claim to the TRO, कि वो अपना क्लेम TRO के समक्ष रखें. तो जो भी दावा है वो अटैचिंग ऑफिसर के सामने नहीं किया जा सकता, वो TRO के समक्ष किया जा सकता है. और ये डायरेक्शन अटैचिंग ऑफिसर भी उसको देंगे कि अपना दावा आप TRO के समक्ष करिए. 28 के बाद आता है 29. 29 में कहा गया है, 29(1), if in consequence of withdrawal or cancellation of the attachment, the defaulter becomes entitled to receive back the movable property attached, the possession thereof shall be given to him on payment of costs, charges and expenses due, if any, in respect of the execution of the certificate against such property. अगर किसी अटैचमेंट का विड्रॉल कर लिया जाता है, उसको वापस ले लिया जाता है, या अटैचमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है, उसके परिणामतः जो डिफॉल्टर है वो एंटाइटल हो जाता है, वो हकदार हो जाता है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त कर ले जो अटैच की गई थी. तो उस प्रॉपर्टी का उसको पोजीशन दे दिया जाएगा ऑन पेमेंट ऑफ कॉस्ट, जो भी कॉस्ट तब तक खर्चे में आ गई हैं, जो खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी कॉस्ट लगी हैं, जो चार्जेस लगे हैं, उनका पेमेंट जो ड्यू कॉस्ट थे या ड्यू चार्जेस थे या ड्यू एक्सपेंसेस थे, प्रक्रिया के अनुसार जो ड्यू थे वो उसको पेमेंट कर देगा अगर, तब उसको पोजीशन दे दिया जाएगा. और ये जो चार्जेस हैं, कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस, ये सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में जो बियर किए गए हैं उनको उसको देना है अगेंस्ट दिस प्रॉपर्टी. उस प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में जो भी खर्चे दिए गए वो उसको देने होंगे. Now, for the purpose of giving possession under sub-rule 1, the attaching officer shall inform the defaulter that the property is at his disposal. पोजेशन देने के पर्पज से जब ये खर्चे वगैरह वो पे कर देता है तो अटैचिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना ही है. अटैचिंग ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द डिफॉल्टर कि प्रॉपर्टी उसके डिस्पोजल पे है. यानी अब प्रॉपर्टी अटैचिंग ऑफिसर के डिस्पोजल पे नहीं है, वो जैसा चाहे उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, अब वो डिफॉल्टर के डिस्पोजल पे है. और 29(3) में कहा जा रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्सन टू टेक चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का चार्ज लेने के लिए अगर कोई पर्सन मौजूद नहीं है, उसने इन्फॉर्म कर दिया फिर भी कोई पर्सन आया नहीं, द ऑफिसर शैल, इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन मूव्ड फ्रॉम द प्रीमाइसेस सीज्ड, अगर उस प्रॉपर्टी को उस बिल्डिंग से हटा दिया गया है जहां उसको सीज किया गया था, तो उसको वापस रख देगा. अटैचिंग ऑफिसर विल रिप्लेस इट, यानी जहां से वो लाया था वहीं वापस रख देगा. वेयर इट वॉज फाउंड, जहां वो पाई गई थी, एट द टाइम ऑफ सीजर के टाइम पे जो जहां वो पाई गई थी उसको वहां पर वापस वहां रिप्लेस कर देगा अटैचिंग ऑफिसर. अगर कोई व्यक्ति उसके कस्टडी से लेने नहीं आ रहा है प्रॉपर्टी को, तो उसको अपने पास नहीं रखे रहना है, उस प्रॉपर्टी को उसको वहीं जाके रख देना है जहां से उसने पाया था उसको सीजर के टाइम पे. उसके बाद आते हैं रूल 30. अब सवाल यह है कि विड्रॉ तो कर लिया आपने अटैचमेंट, लेकिन कॉस्ट वगैरह का पेमेंट करने कोई आ नहीं रहा. इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस, अगर कॉस्ट, चार्जेस या एक्सपेंसेस का पेमेंट में डिफॉल्ट हो जाता है, जिसको रेफर किया गया पिछले रूल में 29(1) में, द मूवेबल प्रॉपर्टी और सच पोर्शन देयरऑफ एज मे बी नेसेसरी शैल बी सोल्ड बाय ऑक्शन. तो उस प्रॉपर्टी को, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को या उसके ऐसे पोर्शन को ऑक्शन
के माध्यम से बेच दिया जाएगा, नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा। एंड आफ्टर डिफरेइंग द एक्सपेंसेस ऑफ सच सेल एंड द कॉस्ट चार्जिंग एक्सपेंसेस, और उस सेल के जो भी खर्चे हैं उनको उनका पेमेंट करके, डिफरे करना मतलब उनको दे देना, पेमेंट करके, और जितने भी कॉस्ट चार्जेस और एक्सपेंसेस जो पहले लिखे हुए हैं वो भी डिफरे करने के बाद जो बैलेंस बचेगा ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी एज हैज नॉट बीन सोल्ड, जो भी नहीं सेल हुआ होगा, द बैलेंस इफ एनी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी एज हैज नॉट बीन सोल्ड शैल बी हैंडेड ओवर टू द डिफॉल्टर। तो बैलेंस बचेगा मूवेबल प्रॉपर्टी का जो बिकी नहीं है, उतना पोर्शन बेच दिया जाएगा जो कॉस्ट चार्जेस और एक्सपेंसेस को प्राप्त करने के लिए चाहिए था, और उसके अलावा सेल के एक्सपेंसेस भी उसी से बियर कर लिए जाएंगे, और बाकी बची जो भी प्रॉपर्टी होगी वो डिफॉल्टर को हैंड ओवर कर दी जाएगी, शैल बी हैंडेड ओवर टू द डिफॉल्टर। तो उसमें जो राशि अगर खर्चे में नहीं यूज भी हो पाई वो भी उसको वापस कर दी जाएगी, वो भी बैलेंस में आएगा उस मूवेबल प्रॉपर्टी के। उसके बाद है रूल 31। रूल 31 में कहा जा रहा है कि whenever livestock is kept at the place where it has been, the defaulter shall be at the liberty to undertake the due feeding and tending of it under the supervision of the attaching officer। जहाँ तक मवेशियों का सवाल है, और मवेशियों को अगर वहीं रखा गया है जहाँ पे उनको अटैच किया गया था, तो डिफॉल्टर को ये लिबर्टी होगी, उसको ये फ्रीडम होगी कि प्रॉपर तरीके से, ड्यू तरीके से उनको खाना खिला दे, उनका ध्यान रख ले, फीडिंग एंड टेंडिंग कर ले। लेकिन ये कार्य उसको सुपरविजन में करना पड़ेगा अटैचिंग ऑफिसर के। अटैचिंग ऑफिसर के सुपरविजन में वो ड्यू फीडिंग एंड टेंडिंग कर सकता है। जो डिफॉल्टर है वो अपने लाइफ स्टॉक को ड्यूली फीड या टेंड कर सकता है अगर वो लाइफ स्टॉक ऐसी जगह रखा है जहाँ पे वो अटैच किया गया। अगर हटा लिया गया तब डिफॉल्टर के पास ये राइट, ये लिबर्टी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं 32, रिमूवल ऑफ लाइफ स्टॉक इन द इवेंट ऑफ द डिफॉल्टर फेलिंग टू फीड अटैच्ड लाइफ स्टॉक। अगर डिफॉल्टर अटैच्ड लाइफ स्टॉक को फीड नहीं कर पाता और उसको फीड करने में फेल हो जाता है, तो लाइफ स्टॉक में बी प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ द कस्टडी ऑफिसर। तो उस लाइफ स्टॉक को कस्टडी ऑफिसर की कस्टडी में दिया जा सकता है, और इन द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड इन रूल 33 में बी प्लेस्ड इन अ पाउंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, या उसको एक ऐसे बाड़े में, एक ऐसे पाउंड में रखा जा सकता है जो रूल 33 में भी मेंशन्ड है। ऐसा बाड़ा जो कि सरकार इसको या लोकल अथॉरिटी इसको मेंटेन कर रही है, वहाँ पर रखा जा सकता है, जिससे उनका फीडिंग वगैरह हो सके, उनकी टेंडिंग हो सके। क्योंकि अगर लाइफ स्टॉक हटाया नहीं गया जहाँ पर उसको अटैच किया गया है, और डिफॉल्टर भी उसको खाना नहीं खिला रहा है, तो ये देखते हुए कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, या तो उसको कस्टडी में देना पड़ेगा कस्टडी ऑफिसर के, या तो कस्टडी ऑफिसर फिर उसका ध्यान रखेगा, और अदरवाइज वो कोई भी सरकार या लोकल अथॉरिटी के द्वारा मेंटेन किए हुए पाउंड में भी उसको रखा जा सकता है। लेकिन वो ऐसी परिस्थितियों में रखना होगा जो कि रूल 33 में मेंशन्ड है। तो ये परिस्थितियाँ रूल 33 में जाके देखते हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें वो लाइफ स्टॉक को, यानी गाय भैंस वगैरह को, बकरी वगैरह को जो है एक ऐसे पाउंड में रखा जाएगा जो सरकार या लोकल अथॉरिटी उसको मेंटेन। अब आते हैं 33 पे। रूल 33 कहता है कि इफ देयर बी एनी सच पाउंड नियर द ऑफिस ऑफ द PRO, the attaching officer or the custody officer may place in it such attached livestock as can properly be kept there, in which case the pound keeper shall be responsible for the livestock and shall receive the same rates for accommodation and maintenance thereof as are payable in respect of the impounded cattle of the same description। तो सरकार जहाँ पे बाड़ा मेंटेन करती है और
लोग अपने गाय भैंसों को छोड़ देते हैं इधर उधर, तो उनको बचाने के लिए, या क्योंकि वो गाय भैंसें या बकरियां प्रॉब्लम बन सकती हैं सड़क वड़क पे, तो कई बार सरकार क्या करती है, उनको इम्पाउंड कर लेती है और इम्पाउंड करके उसको पाउंड में रख देती है। इम्पाउंड शब्द भी उसी से आया कि उसको सीज करके ला के पाउंड में रख दिया। तो जब पाउंड यानी बाड़े में उसको रख लेती हैं, तो उसका फिर देख रेख करती हैं, और जो भी खर्चे आते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति का वो गाय भैंस होती है, वो आता है कहता है कि भाई ये मेरी है गाय भैंस, तो अगर साबित हो जाता है कि उसकी है गाय भैंस है, तो उससे जो है एक रेट होता है अकोमोडेशन और मेंटेनेंस का, वो उससे लिए जाएंगे और तभी उनको छोड़ा जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि अगर टीआरओ के ऑफिस के नज़दीक में कोई पाउंड ऐसा है, ऐसा पाउंड, सच पाउंड का मतलब है ऐसा पाउंड जिसका कि मेंटेनेंस सरकार कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है या लोकल अथॉरिटी कर रही है, अगर ऐसा कोई पाउंड है, इफ देयर बी एनी सच पाउंड, अगर ऐसा कोई पाउंड है वहां पे, तो जो अटैचिंग ऑफिसर या कस्टडी ऑफिसर है, हो सकता है कस्टडी ऑफिसर की कस्टडी ना भी दिया गया हो, भी अटैचिंग ऑफिसर की कस्टडी में हो, तो जो भी ऑफिसर है जिसकी कस्टडी में वो लाइफ स्टॉक है, वो उसको रख सकते हैं ऐसी अटैच लाइफ स्टॉक को, में प्लेस इन इट, उसमें यानी पाउंड में रख सकता है वो ऐसे अटैच लाइफ स्टॉक को, ऐसे उतने लाइफ स्टॉक को जो कि जिनको प्रॉपरली वहाँ रखा जा सकता है, यानी जितनी कैपेसिटी है उस बाड़े की, उसको देखते हुए अगर वहाँ जगह है जिनको प्रॉपरली उनको रखा जा सकता है लाइफ स्टॉक को वहाँ पे, तो उनको वो रख सकता है। इन विच केस, और जिस केस में जो पाउंड कीपर है वो जिम्मेदार होगा उस लाइफ स्टॉक के लिए अगर वो उसमें रख देता है, एंड जो पाउंड कीपर है, जो पाउंड को का ध्यान रखने वाला है, वो रिसीव करेगा वही रेट्स अकोमोडेशन या मेंटेनेंस के जो पेबल होते हैं इम्पाउंडेड कैटल के रिस्पेक्ट में, उसी टाइप के इम्पाउंडेड कैटल होते हैं जो रेट उनके लिए जो एप्लीकेबल रेट्स हैं, उसी तरह के जो लाइफ स्टॉक होते हैं सेम डिस्क्रिप्शन, उनके लिए जो रेट्स एप्लीकेबल हैं वही रेट्स जो हैं जो जो पाउंड कीपर है उसको प्राप्त होंगे। ऑब्वियसली ये रेट्स टीआरओ उसको पे करेंगे और बाद में वो रिकवर कर लेंगे। 33 के बाद है 34 से। 34 है कस्टडी विद अ पर्सन अदर देन द कस्टडी ऑफिसर। रूल 33 में कुछ भी लिखा हो, जो कस्टडी ऑफिसर है वो टीआरओ के अप्रूवल से एंट्रस्ट कर सकता है अटैच लाइफ स्टॉक को, किसी और फिट पर्सन को भी एंट्रस्ट कर सकता है, जैसे बाड़े में नहीं रखता, किसी और फिट पर्सन को एंट्रस्ट कर सकता है अपने सुपरविजन में, और जो टीआरओ हैं वो कितना रिम्यूनरेशन देना होगा ऐसे पर्सन को वो उसको फिक्स करेंगे, और ये रिम्यूनरेशन फिक्स करते वक्त वो इस बात को मद्देनजर रखेंगे, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, कि जो स्थानीय परिस्थितियां क्या हैं और स्थानीय चार्जेस क्या हैं, विच सच पर्सन मे हैव टू इनकर, जो ऐसे पर्सन को इनकर करना पड़ेगा फॉर मेंटेनेंस एंड कस्टडी ऑफ सच लाइफ स्टॉक। यानी जो भी फिट पर्सन है जिसको कि जो कि ऐसे खर्चे को इनकर करेगा, यानी जो ऐसे खर्चे करेगा जो उसको करने होंगे उन लोकल परिस्थितियों में, स्थानीय परिस्थितियों में, उन बातों को मद्देनजर रख के टीआरओ फिक्स करेंगे कि रिम्यूनरेशन जो अलाउ किया जाएगा ऐसे पर्सन को, यानी कि किसी और फिट पर्सन को भी ये कस्टडी दी जा सकती है मवेशियों की। उसके बाद रूल 35 है। रूल 35 में कहा गया है कि एक्सपेंसेस ऑफ द कस्टडी मेंटेनेंस एक्सेट्रा, the expenses of the maintenance and custody of the movable property, including the remuneration payable to the person concerned under Rule 25 or 34, shall be deemed to be cost of the sale. जो ये खर्चे हैं मेंटेनेंस और कस्टडी के मूवेबल प्रॉपर्टी की, वो जो खर्चे हैं और उसमें शामिल होगा जो रिम्यूनरेशन किसी पर्सन को दिया जाता है, जो अदर पर्सन है, जो फिट पर्सन है उस काम के लिए,
ये सारे खर्चे और वो जो रिम्यूनरेशन है, ये सब कॉस्ट ऑफ सेल माने जाएंगे, डीम टू बी कॉस्ट ऑफ सेल। और चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल माने जाएंगे तो वो रिकवर हो सकते हैं डिफॉल्टर। 35 के बाद आता है 36। अब 36 से शुरू होता है पार्ट 5 ऑफ इनकम टैक्स प्रोसीडिंग रूल्स। Delivery of property sold and execution of document or endorsement of the negotiable instrument or share in a corporation। अभी हमने मेंटेनेंस और कस्टडी की बात की। जब मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, उसका मेंटेनेंस और कस्टडी कैसे होगा। पार्ट 5 में जो प्रॉपर्टी बेच दी गई है उसकी डिलीवरी कैसे होती है, जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना है सेल डॉक्यूमेंट वो कैसे होगा, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अगर कोई एंडोर्समेंट करना है वो कैसे होगा, या किसी भी कॉरपोरेशन के शेयर पे कोई एंडोर्समेंट करना है वो कैसे होगा। तो इस विषय में है पार्ट 5। पार्ट 5 का रूल 36 से कहता है where the property sold is movable property, जब जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ऑफ विच एक्चुअल सीजर हैज बीन मेड, जिसका एक्चुअल सीजर किया गया रहा है। और जब ने देखा था कि ये जो रूल्स थे ये उस मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में थे जिसका एक्चुअल सीजर किया जाता है। इट शैल बी डिलीवर्ड टू द परचेजर, वो जो प्रॉपर्टी है वो परचेजर को, जिसका एक्चुअल सीजर किया गया है, उसको परचेजर को डिलीवर कर दिया जाएगा। 2A where the property sold is movable property, जहां जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इन द पोजेशन ऑफ सम पर्सन अदर देन द डिफॉल्टर, और वो ऐसे पर्सन के पोजेशन में है जो डिफॉल्टर से दूसरा है, कोई डिफॉल्टर के पोजेशन में नहीं है। द डिलीवरी thereof to the purchaser shall be made by giving notice to the person in possession। तो उसका जो डिलीवरी दी जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी किसी और पर्सन की कस्टडी में है, परचेजर को जो कस्टडी दी जाएगी वो दी जाएगी एक नोटिस दे के उस पर्सन को, टू द पर्सन जो पोजेशन में है, उसको नोटिस दिया जाएगा, प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन एक्सेप्ट द परचेजर, उसको रोकते हुए कि उसको आधिकारिक रूप से, सरकारी रूप से रोकते हुए कि उस प्रॉपर्टी का किसी और पर्सन को डिलीवरी देने से सिवाय परचेजर के, एंड रिक्वायरिंग हिम, और उसके लिए जरूरी करते हुए कि टू डिलीवर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द परचेजर, कि वो प्रॉपर्टी की डिलीवरी परचेजर को दे दे विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड बाय द TRO, और उतने टाइम में दे दे जो कि TRO ने स्टिपुलेट किया है। तो इस तरह से ये नोटिस उस पर्सन को दिया जा रहा है जिस पर्सन के कस्टडी में वो प्रॉपर्टी है। Where such person in possession of the property fails without reasonable cause to deliver possession of the property to the purchaser, जो भी पर्सन पोजेशन में है प्रॉपर्टी के, अगर वो बिना रीजनेबल कॉज के फेल कर जाता है उसका पोजेशन देने से परचेजर को, विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड, जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंतर्गत देने से वो बिना किसी रीजनेबल कॉज के पोजेशन देने से रह जाता है, फेल कर जाता है, जो भी टाइम स्टिपुलेट किया था TRO ने, और विद इन सच फर्दर टाइम, या फिर और फर्दर टाइम जो भी दिया जा रहा है जो TRO अलाउ करें, तो उसमें भी अगर फेल कर जाता है पोजेशन देने से, द TRO शैल कॉज द प्रॉपर्टी टू बी सीज्ड, तो TRO उस प्रॉपर्टी को सीज करवाएंगे एंड डिलीवर टू द परचेजर, और परचेजर को डिलीवर करवाएंगे। एंड द प्रोविजंस ऑफ रूल 35 एंड 36 ऑफ द प्रिंसिपल रूल्स शैल सो फार एज मे बी अप्लाइड टू सच सीज, और जो रूल 35 और 36 के जो प्रावधान है प्रिंसिपल रूल्स, तो प्रिंसिपल रूल्स की बात करते हैं तो हम सेकेंड शेड्यूल की बात कर रहे हैं, यानी रूल 35 और 36 जो सेकेंड शेड्यूल के हैं वो अप्लाई करेंगे ऐसे सीजर पे। तो यहाँ पे सीजर कब किया जा रहा है, जब जो पर्सन के पास पोजेशन है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी बेच दी गई है, वो उससे पोजेशन वो दे नहीं रहा है, तो उस केस में TRO उसको सीज करवा लेंगे। 3A में कहा जा रहा है कि वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड इज अ डेट,
जहाँ जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो जैसे ऊपर था कि वो अगर प्रॉपर्टी एक्चुअल सीजर से प्राप्त हुई है, लेकिन जहाँ वो डेट है एंड नॉट सिक्योर्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक लोन है, एक डेट है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से सिक्योर्ड नहीं, एक ऐसे कागज से जो किसी और को भी दिया जा सकता है, उससे सिक्योर्ड नहीं है, द डिलीवरी देयरफॉर ऑफ टू द परचेजर शैल बी मेड, तो उसकी डिलीवरी जो है उस डेट की डिलीवरी की जाएगी बाय रिटन ऑर्डर ऑफ द टीआरओ राइटिंग में ऑर्डर करेंगे, प्रोहिबिटिंग द क्रेडिटर फ्रॉम रिसीविंग द डेट, क्रेडिटर को प्रोहिबिट करते हुए डेट की राशि प्राप्त करने से, और एनी इंटरेस्ट देयर ऑन, या उस पर कोई भी जो इंटरेस्ट है उसको प्राप्त करने से प्रोहिबिट करेंगे, एंड द डेटर फ्रॉम मेकिंग द पेमेंट, और डेटर को भी प्रोहिबिट करेंगे कि वो उसका पेमेंट ना करे टू एनी पर्सन एक्सेप्ट द परचेजर, सिवाय परचेजर के, एंड रिक्वायरिंग द डेटर, और डेटर के लिए ज़रूरी करेंगे टू मेक पेमेंट देयर ऑफ टू द परचेजर, कि वो उसका पेमेंट, डेट का पेमेंट करे परचेजर को विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड, जो भी टाइम इसके लिए स्टिपुलेट किया गया था बाय द टैक्स टीआरओ के द्वारा, इसके अंतर्गत ही उसको पेमेंट करना होगा परचेजर को उस राशि का। नाउ 3B, where the debtor fails to make such payment, अगर डेटर ऐसा पेमेंट करने से फेल कर जाता है परचेजर को विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड बाय द टीआरओ, जो टाइम स्टिपुलेट किया गया टीआरओ के द्वारा उसके अंतर्गत फेल कर जाता है, और विद इन सच फर्दर टाइम एज मे बी अलाउड बाय हिम, द टीआरओ मे टेक फर्दर प्रोसीडिंग्स टू रिकवर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर। तो टीआरओ जो है फर्दर टाइम में भी अगर वो व्यक्ति फेल कर जाता है डेट को पे करने से परचेजर को, तो टीआरओ फर्दर प्रोसीडिंग कर सकते हैं उसको रिकवर करने के लिए जो अमाउंट ड्यू है डेटर से, जैसे कि डेटर ही डिफ़ॉल्टर हो उस तरह से वो प्रोसीड कर सकते हैं, एज इफ द डेटर वर ए डिफ़ॉल्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ whom द सर्टिफिकेट वॉज ड्रॉन, जैसे कि उसको ये मान लिया जाएगा कि डेटर ही वो डिफ़ॉल्टर है जिसके लिए वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी ड्रॉ किया जा चुका है अंडर सेक्शन 222, और रिकवरी ऑफ एरियर्स के लिए ड्रॉ किया जा चुका है। तो वो उस टैक्स की रिकवरी के लिए जो कि डेट, तो इस तरह से फर्दर प्रोसीडिंग वो ले सकते हैं, ये मानते हुए कि अब वो डेटर ही डिफ़ॉल्टर है जिसका सर्टिफिकेट भी ले लिया गया है। उसके बाद 4A में कहा जा रहा है, रूल 36 के 4A में कहा जा रहा है कि वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड इज ए शेयर इन अ कंपनी, जहाँ जो प्रॉपर्टी सेल की गई है वो एक शेयर है किसी कॉर्पोरेशन में, तो उसकी जो डिलीवरी है परचेजर को शैल बी मेड बाय अ रिटन ऑर्डर ऑफ द टैक्स रिकवरी ऑफिसर, उसकी डिलीवरी रिटन ऑर्डर से करनी होगी टैक्स रिकवरी ऑफिसर के, जो प्रोहिबिट करेगा उस पर्सन को जिसके नाम पे वो शेयर खड़ा होगा, द पर्सन इन हुज नेम द शेयर में बी स्टैंडिंग, फ्रॉम मेकिंग एनी ट्रांसफर ऑफ द शेयर, कि उसको रोकेगा कि कोई भी शेयर का ट्रांसफर वो नहीं करेगा किसी और व्यक्ति को टू एनी पर्सन सिवाय परचेजर के एक्सेप्ट द परचेजर, या उसको रोकेगा ऑन रिसीविंग पेमेंट और फ्रॉम रिसीविंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड और इंटरेस्ट, या उस शेयर पे कोई डिविडेंड प्राप्त करने से या कोई इंटरेस्ट प्राप्त करने से भी रोकेगा, एंड रिक्वायरिंग हिम टू डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट, और उसके लिए वो ज़रूरी करेगा कि वो शेयर सर्टिफिकेट को डिलीवर कर दे या किसी और डॉक्यूमेंट को टाइटल के डिलीवर कर दे अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफ़र ड्यूली कंप्लीटेड बाय हिम, जो ट्रांसफ़र डीड है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र है उसको ड्यूली कंप्लीट करके उसके साथ वो शेयर सर्टिफिकेट को भी डिलीवर कर दे टीआरओ को विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड बाय द टीआरओ, जो भी टाइम टीआरओ के द्वारा स्टिपुलेट किया गया रहा होगा उतने टाइम के अंदर वो उसको डिलीवर कर दे, एंड प्रोहिबिटिंग द मैनेजर सेक्रेटरी और अदर प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन फ्रॉम परमिटिंग एनी सच ट्रांसफर, और रोकते हुए मैनेजर सेक्रेटरी या दूसरे प्रॉपर ऑफिसर को फ्रॉम परमिटिंग एनी सच ट्रांसफ़र, वो जो कंपनी का जो शेयर है उसका जो मैनेजर या सेक्रेटरी है या जो प्रॉपर ऑफिसर है उस कॉर्पोरेशन का, उसको भी रोकेगा, प्रोहिबिट करेगा
कि वो ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र परमिट ना करे या कोई पेमेंट ना करे किसी पर्सन को सिवाय परचेजर। अब 4B में कहा जा रहा है वेयर द पर्सन इन हुज नेम द शेयर में बी स्टैंड, जिस पर्सन के नाम पे वो शेयर खड़ा था, फेल्स टू डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट, वो अगर शेयर सर्टिफिकेट को देने से फेल कर जाता है या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट टाइटल का देने से फेल कर जाता है टीआरओ को स्टिपुलेटेड टाइम के अंतर्गत या फर्दर टाइम में जो अलाउ करेंगे टीआरओ, सो द टीआरओ स्टेप्स ले सकते हैं। तो टीआरओ may take steps to obtain a duplicate of the share certificate. वो स्टेप्स लेंगे कि शेयर सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट कॉपी वो ऑब्टेन करें या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की कॉपी ऑब्टेन करें, एज इफ द और अदर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैड बीन लॉस्ट। जैसे कि वो जो शेयर सर्टिफिकेट था, जो टाइटल डॉक्यूमेंट था या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जो टाइटल का था वो खो गया रहा हो या डिस्ट्रॉय किया गया रहा हो, इस प्रकार से वो एप्लीकेशन करके और वो डुप्लीकेट कॉपी उसकी ले लेंगे। उसके बाद वो डुप्लीकेट कॉपी को वो परचेजर को दे देंगे। So that was 36B, 36A and B. Now we come to 37. 37 a transfer of negotiable instrument and shares, where the execution of a document or the endorsement of the party in whose name a negotiable instrument or share is standing is required to transfer such negotiable instrument. जब किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है या किसी शेयर को ट्रांसफर करना है किसी भी पर्सन को जिसने उसको परचेज किया है, जब सेल हुआ था सेकेंड शेड्यूल के तहत, तो ट्रांसफर करने के लिए अगर कोई बॉन्ड, अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना है या फिर कोई एंडोर्समेंट करना है उस पार्टी का जिसके नाम पे या उस पार्टी द्वारा एंडोर्स किया जाना है, वो डॉक्यूमेंट जिसके नाम पे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या शेयर है, तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर में एग्जीक्यूट सच डॉक्यूमेंट। टैक्स रिकवरी ऑफिसर ऐसे डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे या ऐसा एंडोर्समेंट करेंगे जो जरूरी होगा। एंड सच एग्जीक्यूशन और एंडोर्समेंट शेयर आर द सेम इफेक्ट, और ऐसे एग्जीक्यूशन से या एंडोर्समेंट से ऐसा इफेक्ट होगा एज एन एग्जीक्यूशन और एंडोर्समेंट बाय द पार्टी, जैसे कि उसका एग्जीक्यूशन या एंडोर्समेंट पार्टी के द्वारा कर दिया गया, यानी डिफॉल्टिंग पार्टी के द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार से टैक्स रिकवरी ऑफिसर खुद उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को, अगर वो या एंडोर्समेंट उसके ऊपर कर सकते हैं। ये जहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात है, शेयर्स की बात है। और जब वो एग्जीक्यूट करेंगे या एंडोर्स करेंगे डॉक्यूमेंट को, सच एग्जीक्यूशन और एंडोर्समेंट में बी इन द फॉलोइंग फॉर्म, और ये जो एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट का या जो एंडोर्समेंट है वो इस रूप में होगा, नेमली कि so and so by so and so tax recovery officer in the proceeding for the recovery of areas under the Income Tax Act against it. उसमें लिखेंगे कि बाय के बाद अपना नाम लिखेंगे जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, एग्जीक्यूटेड बाय या एंडोर्स बाय दैट पर्सन नेम, क्योंकि टैक्स रिकवरी ऑफिसर है और कहाँ के टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो, फिर वो जो प्रोसीडिंग की गई है रिकवरी की उसमें इसके खिलाफ की गई है उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो एग्जीक्यूशन है या एंडोर्समेंट है वो इस रूप में होगा उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या शेयर के ऊपर, जहां पर भी ऐसे करने की आवश्यकता होती है कि जहां पे एंडोर्समेंट से ही वो ट्रांसफर हो सकता है। द टैक्स रिकवरी ऑफिसर मे कॉज द डॉक्यूमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन प्रॉपर स्टैम्प पेपर। जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर हैं वो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे और उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एंड टू बी वी कैन कॉज इट टू बी रजिस्टर्ड इफ इट्स रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अगर उसके रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, अगर किसी लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, जो लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स में है, और जो भी खर्चे होंगे ऐसे एग्जीक्यूशन या रजिस्ट्रेशन के वो परचेजर बियर करेगा।
and the expenses of such execution and registration shall be borne by the purchaser. डिफॉल्टर के द्वारा बियर नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन है या जो रजिस्ट्रेशन के खर्चे हैं वो परचेजर बियर करेगा। Until the transfer of such negotiable instrument or share, जब तक कि ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या शेयर ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक द TRO मे बाय ऑर्डर अपॉइंट सम पर्सन, TRO ऑर्डर से अपॉइंट कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को रिसीव एनी इंटरेस्ट और डिविडेंड ड्यू देयरऑन, कि वो उस पर से कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड ड्यू है उसको रिसीव कर सकते हैं। जब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ तो कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहा है तो उसको कौन रिसीव करेगा? उसको रिसीव करने के लिए किसी अपॉइंट कर सकते हैं किसी पर्सन को, एंड टू साइन रसीद फॉर द सेम, और उसके लिए रसीद देने के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं, प्राप्ति की रसीद कि इंटरेस्ट या डिविडेंड प्राप्त हो गया। एंड एनी रिसीट सो साइन, और कोई भी रसीद इस प्रकार से साइन की जाती है, shall be as valid and effectual for all the purposes as if the same had been signed by the party himself. वो इतनी ही वैलिड और कारगर होगी, इफेक्चुअल होगी उन हर प्रयोजनों के लिए जैसे कि वो उसको पार्टी द्वारा खुद साइन किया गया हो, उतना ही इफेक्ट जो है इस ऑथराइज पर्सन के द्वारा साइन करने से होगा। तो ये वो हुआ कि जब कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अटैच किया गया है, सेल किया गया है, प्रक्रिया में बीच में कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड आता है, उसको प्राप्त करने के लिए किसी पर्सन को रिसीव करने के लिए इंटरेस्ट या डिविडेंड को नियुक्त किया जा सकता है टैक्स रिकवरी ऑफिसर के द्वारा। तो 37 के बाद वी कम टू 38, vesting order in case of other property. In the case of any movable property not hereinbefore provided for, अगर कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका कोई इंतजाम इसके पहले के सेक्शंस में नहीं किया गया, इसके पहले के रूल्स में नहीं किया गया है या यहाँ पे नहीं किया गया है, भाई हो सकती है और भी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, द TRO में मेक एन ऑर्डर, तो TRO ऑर्डर कर सकते हैं वेस्टिंग सच प्रॉपर्टी इन द परचेजर, उस प्रॉपर्टी को परचेजर में वेस्ट करते हुए, जहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो वैसे ही ट्रांसफर होगा, लेकिन जहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया इसके पहले हियर इन बिफोर, तो उस केस में TRO ऑर्डर करेंगे उस प्रॉपर्टी को वेस्ट करते हुए परचेजर में, वेस्ट करते हुए परचेजर में नहीं, परचेजर को के नाम पर उसको चाहते हुए, और एज द परचेजर में डायरेक्ट, या जैसे परचेजर डायरेक्ट करें कि भाई मुझे वेस्ट मत करिए किसी और को वेस्ट कर दीजिए, तो सच प्रॉपर्टी शैल वेस्ट अकॉर्डिंगली, और इस प्रकार से वो प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी, यानी उस पर्सन में समाहित हो जाएगी, उस पर्सन की हो जाएगी जिस पर्सन को टैक्स रिकवरी ऑफिसर वेस्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, या तो खुद या फिर परचेजर के डायरेक्शन पे, एज द केस में भी। अब आते हैं रूल नंबर 39। रूल नंबर 39 में कहा जा रहा है कि डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ द डिफॉल्ट। 39(1) says that where the immovable property sold is in the occupancy of the defaulter, ध्यान रखिएगा भी हमने मूवेबल प्रॉपर्टी से अब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आ गए हैं। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको बेचा गया रहा है, जिसको बेच दिया गया है, वो डिफॉल्टर की ऑक्यूपेंसी में है या किसी ऐसे पर्सन की ऑक्यूपेंसी में है उसके बिहाफ पे, या किसी ऐसे पर्सन के ऑक्यूपेंसी में है जो क्लेम कर रहा है ऐसे टाइटल के अंतर्गत, सम पर्सन क्लेमिंग अंडर टाइटल which is created by the defaulter subsequently to the attachment of such property. अटैचमेंट के बाद अगर कोई टाइटल क्रिएट किया गया डिफॉल्टर के द्वारा, यानी उसको ट्रांसफर किया गया और वो पर्सन उसको क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी, and a certificate in respect thereof has been granted under Rule 65 of the Principal Rules. और उस रिस्पेक्ट में अगर रूल 65 में सेकंड शेड्यूल के सर्टिफिकेट अगर दे दिया गया है तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ परचेजर, परचेजर की एप्लीकेशन पे टैक्स रिकवरी ऑफिसर ऑर्डर कर देंगे डिलीवरी टू बी मेड by putting such purchaser or any person whom the purchaser may appoint to receive delivery
वो ऑर्डर करेंगे कि डिलीवरी कर दी जाए ऐसे परचेजर को, delivery to be made by putting such purchaser on any person or any person from whom the purchaser may or any person whom the purchaser may appoint, या कोई ऐसा व्यक्ति, या और आना चाहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको परचेजर अपॉइंट करें डिलीवरी लेने के लिए उनके बिहाफ पे, ऑन हिज बिहाफ, इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उसको वो पोजेशन में डाल देंगे, टैक्स रिकवरी ऑफिसर उस पर्सन को पोजेशन में डाल देंगे। एंड इफ नीड बी, और अगर जरूरत हो, by removing any person who refuses to vacate, जरूरत पड़ती है तो उस व्यक्ति को हटा भी सकते हैं जो खाली करने से मना करता है। तो अगर जरूरत पड़ती है तो उसको हटा सकता है टीआरओ। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर्टी जो बेची थी वो डिफॉल्टर की या तो ऑक्यूपेंसी में है, या किसी ऐसे पर्सन की ऑक्यूपेंसी में है डिफॉल्टर के ब्याह पे, या फिर ऐसे पर्सन की ऑक्यूपेंसी में है जो क्लेम कर रहा है टाइटल, क्योंकि वो जो टाइटल है वो ट्रांसफर कर दिया गया था। बाद में मतलब सब्सिक्वेंटली टू द अटैचमेंट उसको एंटाइटल कर दिया गया था किसी व्यक्ति को, मतलब वो व्यक्ति भी क्लेम कर रहा है और साथ में उस सर्टिफिकेट भी उसको मिल गया कि हाँ उसका जो क्लेम था ठीक है। तो फॉर रेफरेंस से एक रूल 65 को देख भी लेते हैं, सेकेंड शेड्यूल को। और इसमें जाते हैं रूल 65 में जाते हैं, इसके लास्ट पेज पे प्रिंसिपल रूल्स हैं वो है सेकेंड शेड्यूल। 65 में जाते हैं। "65 is a sale certificate. Where a sale of immovable property has become absolute, the tax recovery officer shall grant a certificate specifying the property is sold and the name of person who at the time of sale is declared to be the purchaser, and such certificate shall state the date on which the sale becomes absolute." तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, जब रूल 65 की बात कर रहे हैं, तो जब हम कहते हैं सेल का सर्टिफिकेट अगर दे दिया गया है, एक बार सेल का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, चाहे प्रॉपर्टी किसी के भी कब्जे में हो, डिफॉल्टर के कब्जे में है या उसके बिहाफ पे किसी कब्जे में है, या फिर किसी और पर्सन के कब्जे में है जिसको उसने एंटाइटल कर दिया था बाद में, और सर्टिफिकेट सेल का इसके प्रति ग्रांट कर दिया गया है, तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर वो परचेजर अप्लाई करेंगे कि, और उस एप्लीकेशन पे वो ऑर्डर करेंगे डिलीवरी टू बी मेड उस परचेजर को, बाय पुटिंग सच परचेजर टू रिसीव द डिलीवरी, जिसको कि सच परचेजर और एनी पर्सन जिसको परचेजर अपॉइंट करें, वो उसको डिलीवरी के रिसीव करने के लिए जिसको अपॉइंट करें परचेजर अपने बिहाफ पे, तो उसको पोजेशन में डाल देंगे, बाय पुटिंग इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट पर्सन, एंड इफ नीड बी, और ज़रूरत अगर पड़े तो किसी ऐसे पर्सन को हटा भी सकते हैं जो उसको वेकेट करने से मना करता है। एंड फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 1, और सब रूल 1 के पर्पज से, इफ द पर्सन इन पोजेशन डज नॉट अफोर्ड फ्री एक्सेस, जो भी पर्सन उसके पोजेशन में है वो फ्री एक्सेस अलाउ नहीं करता, फ्रीली उसके अंदर जाना अलाउ नहीं करता, तो तब क्या करा जाएगा? तब टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, आफ्टर गिविंग रीजनेबल वार्निंग, एक रीजनेबल चेतावनी देने के बाद, एंड फैसिलिटी टू एनी वुमन नॉट अपियरिंग इन पब्लिक अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द कंट्री टू विड्रॉ, और अगर कोई वुमन है उसको ये सुविधा देते हुए, अगर ऐसी कोई वुमन है जो पब्लिक में अपियर नहीं होती है उसके रीतियों के अनुसार, उस देश की रीतियों के अनुसार, उसको विड्रॉ करने की फैसिलिटी यानी सुविधा देते हुए और रीजनेबल चेतावनी देते हुए,
वो या रिमूव करेंगे या ओपन यानी लॉक या बोल्ट, ही में रिमूव और ओपन किसी भी लॉक को या किसी बोल्ट को, या फिर किसी दरवाजे को तोड़ सकते हैं, या कोई भी ऐसा कृत्य कर सकते हैं, और ही में डू एनी अदर एक्ट जो कि ज़रूरी है, नेसेसरी है फॉर पुटिंग द परचेजर इन पोजेशन। परचेजर को या किसी और पर्सन को उसके बिहाफ पे, क्योंकि उसको अपॉइंट किया गया परचेजर ने रिसीव करने के लिए डिलीवरी, उसको पोजीशन में डालने के लिए वो कोई भी ताला तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं, उसको खोल या तोड़ सकते हैं, या किसी दरवाजे को भी तोड़ सकते हैं, या कोई भी ऐसा कृत्य कर सकते हैं, कोई दूसरा कृत्य जिसकी ज़रूरत है परचेजर को पोजीशन में डालने के लिए। तो ये है डिलीवरी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेंसी ऑफ द डिफॉल्टर। और 39 के बाद वी कम टू 40। रूल 40 में कहा जा रहा है कि डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेंसी ऑफ द टेनेंट, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड इज इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ द टेनेंट। अगर वो उसमें टेनेंट है और जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो टेनेंट की ऑक्यूपेंसी में है या किसी दूसरे पर्सन की ऑक्यूपेंसी में है जो एंटाइटल्ड है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, और एनी अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू ऑक्यूपाई द सेम, और एक सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ हैज बीन ग्रांटेड, और सर्टिफिकेट ऑफ सेल उसके रिस्पेक्ट में दे दिया गया है अंडर रूल 65, तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द परचेजर ऑर्डर द डिलीवरी टू बी मेड। तो उस केस में टैक्स रिकवरी ऑफिसर एक ऑर्डर करेंगे परचेजर के एप्लीकेशन के बाद कि डिलीवरी कर दी जाए बाय फिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ सेल। एक सर्टिफिकेट ऑफ सेल जो इशू किया गया है उसकी कॉपी को चस्पा करके इन सम कंस्पिकुअस प्लेस ऑन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे किसी कंस्पिकुअस प्लेस में, एंड प्रोक्लेमिंग और एक घोषणा करते हुए टू द ऑक्यूपेंट बाय बीट ऑफ ड्रम, ड्रम को बजा के या दूसरे किसी रीति के मोड से ये प्रोक्लेमेशन करें। यहाँ पर एक प्रोक्लेमेशन बन रहा है, इसमें टीआरओ को प्रोक्लेमेशन करना है। प्रॉपर्टी टेनेंट के कब्जे में है या किसी दूसरे ऑथराइज पर्सन के कब्जे में है, उस प्रॉपर्टी के संबंध में सेल का सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है, ग्रांट कर दिया गया है। परचेजर एप्लीकेशन करता है मुझे डिलीवरी दे दी जाए, तो उस डिलीवरी को ऑर्डर करेंगे उस सर्टिफिकेट की कॉपी को एफिक्स करके, और किसी कंस्पिकुअस पार्ट में, कोई साफ अच्छी तरह से दिखने वाले पार्ट में प्रॉपर्टी के, और एक प्रोक्लेमेशन करके ऑक्यूपेंट के लिए कस्टमरी मोड से या बीट ऑफ ड्रम से। और ये जो प्रोक्लेमेशन होगा ये किसी कन्वीनियंट प्लेस में करना होगा, किसी सुविधाजनक प्लेस में करना होगा कि वो जो इंटरेस्ट है डिफॉल्टर का वो परचेजर को ट्रांसफर कर दिया गया है, इस बात को उसको प्रोक्लेम करना होगा। फिर सेल का सर्टिफिकेट भी अफिक्स कर दिया और प्रोक्लेमेशन भी कर दिया। इन दो घटनाओं से जो डिलीवरी है वो कर दी जाएगी, ऑर्डर द डिलीवरी टू बी मेड, तो इस प्रकार से वो डिलीवरी करने को का ऑर्डर वो करेंगे। इस तरह से करेंगे, एक सर्टिफिकेट की कॉपी को चस्पा करेंगे, दूसरा एक प्रोक्लेमेशन करेंगे। 41 पे आते हैं। अब 41 से शुरू होता है पार्ट 6 of these rules, and as you know that we have to go up to 61. Resistance or obstruction to deliver or possession to purchaser. अगर कोई पोजेशन परचेजर को देना है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, कोई अड़चन लगा रहा है, क्या करना है? 41(1) कहता है कि where the purchaser of immovable property is sold in execution of the certificate is resisted or obstructed, उस पर्सन को जो परचेजर है उसको अगर बाधाएं लगाई जाती है, अड़चन लगाई जाती है बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा, इन ऑब्टेनिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वो कब्जा प्राप्त कर ले प्रॉपर्टी का, उसमें बाधा लगाई जाती है, ही में मेक एन एप्लीकेशन टू द टीआरओ, वो टीआरओ को एप्लीकेशन कर सकता है कंप्लेनिंग ऑफ सच रेजिस्टेंस, ऐसे रेजिस्टेंस की कंप्लेन करते हुए, और ऑब्स्ट्रक्शन और अड़चन की कंप्लेन करते हुए विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ सच रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी उसको रजिस्ट किया था, ऑब्स्ट्रक्ट किया था, उसके 30 दिन के अंदर वो टीआरओ को कंप्लेन कर सकता है
एप्लीकेशन कर सकता है शिकायत करते हुए। और टैक्स रिकवरी ऑफिसर एक दिन फिक्स करेंगे उस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उस पार्टी को सम्मन करेंगे, एंड शैल सम्मन द पार्टी अगेंस्ट whom द एप्लीकेशन इज मेड, जिसके खिलाफ वो एप्लीकेशन की गई है, कि वो अपीयर करें और उसको आंसर करें, वो अपीयर एंड आंसर द सेम। तो ये उनको करना ही है अगर वो एप्लीकेशन फाइल करता है इस तरह से 30 दिन के अंतर्गत 41। तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सम्मन करेंगे और उसको कहेंगे कि आप अपीयर हुई और आंसर करिए। उसके बाद 42 है, एंड 42 में कहा गया कि वेयर द टैक्स रिकवरी ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन वाज ओकेजन्ड विदाउट एनी जस्ट कॉज, जो भी रुकावट या जो अड़चन है उसका ओकेजन ये था, मतलब वहां जहां से उत्पन्न हुई वो, उसके लिए कोई जस्टिफाइड कॉज नहीं था, विदाउट एनी जस्ट कॉज, डिफॉल्टर के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस किया जा रहा है, और बाय सम अदर पर्सन एट हिज इंस्टिगेशन, या उसके भड़काने पे किसी और पर्सन के द्वारा, उसके इंस्टिगेट करने पे किसी और पर्सन के द्वारा ये ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस किया जा रहा है, अगर इस बात से टीआरओ सेटिस्फाइड हैं, तो ही शैल डायरेक्ट दैट द एप्लीकेंट बी पुट इनटू द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो डायरेक्शन देंगे कि एप्लीकेंट को प्रॉपर्टी के पोजीशन में डाला जाए, एंड वेयर द एप्लीकेंट इज स्टिल रेजिस्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड इन ऑब्टेनिंग पोजीशन, जहाँ पे एप्लीकेंट को अब भी अगर रेजिस्ट किया जाता है पोजीशन प्राप्त करने में, then the tax recovery officer may also, at the instance of the applicant, take steps. तो TRO भी एप्लीकेंट के रिक्वेस्ट पे, एप्लीकेंट के इंस्टेंस पे वो स्टेप्स ले सकते हैं to put the applicant into possession of the property by removing the defaulter or any person acting at his instigation. उस डिफॉल्टर को वहाँ से हटा के, या किसी भी पर्सन को वहाँ से हटा के जिसको कि डिफॉल्टर इंस्टिगेट कर रहा है, ये हटाने की प्रक्रिया वो एप्लीकेंट के इंस्टेंस पे कर सकते हैं, अगर ऑर्डर करने के बावजूद जो है ये रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन होता है डिफॉल्टर की तरफ से या उसके इंस्टिगेटेड पर्सन की तरफ से। अब आते हैं रूल 43 पे। रूल 43 ये कहता है कि वेयर द टैक्स रिकवरी ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, जहां पर टीआरओ सेटिस्फाइड है कि जो रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन ओकेजन है बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन की तरफ से ओकेजन है, यानी शुरू किया जा रहा है, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस का मौका है वो ऐसे पर्सन की तरफ से हो रहा है जो डिफॉल्टर के अलावा है, और लेकिन वो क्लेम कर रहा है गुड फेथ में कि वो पोजीशन में है प्रॉपर्टी के, इज क्लेमिंग इन गुड फेथ टू बी इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, गुड फेथ में क्लेम कर रहा है कि मैं अपने अकाउंट में खुद ही के वजह से मैं पोजीशन में हूँ, जैसे किसी ने खरीद ली प्रॉपर्टी, उसको पता नहीं, उसको बताया नहीं क्या, सही बात, और उसको पोजीशन में भी डाल दिया गया, तो वो ये कह रहा है, वो क्लेम कर रहा है कि प्रॉपर्टी गुड फेथ में मेरे पोजीशन में है, मेरे अपने अकाउंट पे या किसी दूसरे पर्सन की वजह से उसके ट्रस्ट पे है, जो डिफॉल्टर से अलग है पर्सन। तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर शैल मेक एन ऑर्डर डिसमिसिंग द एप्लीकेशन। अगर टैक्स रिकवरी ऑफिसर सेटिस्फाई होते हैं कि जो रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन है वो गुड फेथ में हो रहा है, तो वो परचेजर की एप्लीकेशन को डिसमिस कर देंगे, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी गुड फेथ में किसी को बेच दी गई तो वो पर्सन की कोई गलती नहीं थी, अब इसलिए वो एप्लीकेशन डिसमिस करनी पड़ेगी। 44 dispossession by the purchaser, where any person other than the defaulter is dispossessed of their movable property sold in the execution of the certificate, जब किसी दूसरे व्यक्ति को जो डिफॉल्टर नहीं है उसको पोजेशन हटाया जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी के, जिसको बेचा गया था एग्जीक्यूशन में सर्टिफिकेट के, बाय द परचेजर देयरऑफ,
जो परचेजर है वो उसको डिस्पोजेस कर देता है, ही में मेक एन एप्लीकेशन टू टीआरओ, तो वो पर्सन एप्लीकेशन कर सकता है टीआरओ ये शिकायत करते हुए कि मुझे डिस्पोजेस कर दिया गया, कंप्लेनिंग ऑफ सच डिस्पोजेशन विद इन 30 डेज ऑफ सच डिस्पोजेशन। इस प्रकार से डिस्पोजेशन के खिलाफ वो 30 डेज में वो व्यक्ति जिसको डिस्पोजेस कर दिया गया सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में, वो कंप्लेन कर सकता है टीआरओ कि मुझे गलत डिस्पोजेस किया जा रहा है, मैं गुड फेथ में हूँ। तो अगर वो एप्लीकेशन करता है, एक तो ये कि अगर वो डिस्पोजेस होता ही नहीं है, पहले ही जाके वो कंप्लेन कर देता कि मैं गुड फेथ में हूँ, तो फिर परचेजर की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाएगी। अगर परचेजर उसको डिस्पोजेस कर देता है और वो गुड फेथ में पहले ही पोजेशन में था, तो फिर वो टीआरओ को अपना कंप्लेन करेंगे 44 में 30 डेज के अंदर डिस्पोजेशन से, और टैक्स रिकवरी ऑफिसर फिर एक डेट फिक्स करेंगे, डे फिक्स करेंगे और मैटर को इन्वेस्टिगेट करने की, और वो उस पार्टी को सम्मन करेंगे जिसके खिलाफ एप्लीकेशन की गई है कि वो वहाँ पे अपीयर हो और उसको आंसर करे। तो यहाँ पर टैक्स रिकवरी ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं यहाँ पर किसी व्यक्ति को ये कंप्लेन कर रहा है कि मुझे, मैं गुड फेथ में हूँ, मुझे गलत डिस्पोजेस किया जा रहा है। So with that we come to the end of this morning webinar. We have come up to 44 and we'll begin with 45, Rule 45 in the next session at 2:15 p.m. So we come to the end of this session.